संसद के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के अवसरों को लेकर चर्चा करने का मिलेगा मौका। आरबीआई ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी। अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद। मुख्यमंत्री ने की झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की कार्य प्रगति की अद्यतन समीक्षा। कहा, बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र किसानों को ऋण माफी योजना का दे लाभ। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना के जवानों और अवकाश प्राप्त सैनिकों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सत्र में देश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के अवसरों को लेकर चर्चा करने का मौका मिलेगा। विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उन सबको दें। रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद है।
1% year-on-year, after expanding during the previous 19 months. Merchandise exports expanded by 10% in October. On the supply side, the agricultural sector remains resilient. Rabi sowing got off to a strong start. The area sown so far is 6.8% higher than the normal sown area, and this is the position as on 2nd December this year. The manufacturing PMI rose from 55.3 in October to 55.7 in November. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को किसानों का डाटा दुरुस्त कर अविलंब कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। वे कल रांची में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि JKRMY के तहत राज्य में 9 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ किया जाना था, लेकिन विभिन्न बैंकों द्वारा अब तक 6 लाख से अधिक किसानों का डाटा अपलोड किया जा सका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की भी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली कटौती पर रोक लगाने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने कहा कि जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने को लेकर बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करे। हमने कहा है जल्द से जल्द बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है 3-4 दिन के अंदर समाधान। कोडरमा के कर्मा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य ठप होने के बाद नई निविदा निकाली जाएगी। इसके लिए कर्मा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक हुए निर्माण कार्यों को अंतिम रूप से मापी उनकी की गई। कर्मा मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मेडिकल कॉलेज अभी तक 80% से ज्यादा काम उसका हो जाना था, लेकिन दुर्भाग्य की सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया और कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माण निगम जो है उनकी लापरवाही के वजह से आज कर्मा अस्पताल का निर्माण मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण है वो अधर में लटक गया है। गवर्नमेंट का नियम है कि इसको हमने इन्फॉर्मेशन दिया और इनको प्रेजेंट रहना चाहिए था, और कोई भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा हमको कोई स्टे ऑर्डर या इस संबंधित कोई रोकने का ऑर्डर हमको प्राप्त नहीं है, इसलिए आज ये कर दिया जा रहा है। और ये हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर में हम DPR तैयार करके। प्रवर्तन निदेशालय ED ने निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की अटैच की गई संपत्ति का अटैचमेंट लेटर रांची रजिस्ट्री कार्यालय भेज दिया है। अटैचमेंट लेटर भेजे जाने के बाद अटैच की गई संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि 5 दिन पहले ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद पूजा सिंघल से जुड़ी 82 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया था। अटैच संपत्ति में रांची के बरियातू स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अलावा पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और संजीवनी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी शामिल है। झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला और उनके भाई की याचिका को खारिज किया गया। इस मामले में अदालत ने पूर्व में बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कल अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि CBI की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल करना उचित है। हरिनारायण राय और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि CBI कोर्ट आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें सजा सुना चुकी है। इसके बाद पूरक शपथ पत्र दाखिल करना उचित नहीं है। पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में पुणे से टाटानगर आने के क्रम में चाईबासा की रहने वाली एक छात्रा के साथ सेना के 2 जवानों ने छेड़खानी की है। छात्रा ने इसकी शिकायत परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से की। बाद में GRP और RPF की टीम ने ट्रेन के टाटानगर पहुंचने पर आरोपी दोनों जवान को ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया। पीड़ित छात्रा की लिखित शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त हुई थी कि दुरंतो गाड़ी में जो है दुरंतो गाड़ी है B8 कुछ एक लड़की आ रही थी, यंग लड़की पुणे से, वहाँ पढ़ती है।
उनके साथ कोई लड़कों में छेड़छाड़ नहीं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। G20 संगठन की अध्यक्षता भारत के पास आने के बाद आयोजित पहली शेरपा बैठक कल राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हो गई। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक में चर्चाओं का दौर कल संपन्न हो गया। इस दौरान प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध, पर्यटन और संस्कृति विषयों पर 6 अलग अलग कार्य समूहों के साथ साथ भारत की G20 प्राथमिकताओं की जानकारी दी और उनमें आपसी सहकार प्रयासों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कृषि, व्यापार, रोजगार, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए परिवर्तनकारी प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के प्रति समर्थन जताने के लिए प्रतिनिधि मंडलों का आभार व्यक्त किया। बैठक में शामिल विदेशी शेरपाओं ने अहम मुद्दों पर अपने देश का पक्ष रखा। 3 दिनों के दौरान समकालीन वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक चिंताओं को ध्यान में रखकर भविष्य की रणनीति पर चिंतन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपके अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम अपने देश की सशस्त्र सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता प्रदर्शित कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि हम सभी देशवासी उनके साथ हैं। 11वीं कृषि गणना वर्ष के लिए कल हजारीबाग में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कृषि गणना के मास्टर ट्रेनर ने सभी अंचलाधिकारियों, अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रथम चरण के डाटा संग्रहण से संबंधित प्रशिक्षण दिया। इस दौरान अन्य लोगों के अलावा उपायुक्त नैन्सी सहाय भी मौजूद थीं।
मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर के 24 घंटों में सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से हजारीबाग के बड़कागांव की पारा शिक्षक गीता महतो ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी के अपहरण को लेकर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। मौके पर राज्यपाल ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस से रांची विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर अरुण सिन्हा ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की अद्यतन शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र हपात जंगल से पुलिस ने लूटा हुआ एक राइफल, एक देसी राइफल और भारी संख्या में गोली बरामद की है। इस दौरान प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रविंद्र गंजू दस्ते का सदस्य इंद्रदेव खेरवार भाग निकला। धनबाद स्थित ITI ISM के 2018 बैच के छात्र प्रवीण कुमार ने अपने हॉस्टल के कमरे में गमछा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो तेलंगाना का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने रातू, दलादली, रिंग रोड और कांके क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर्स, ओवरलोडेड, बिना प्रदूषण प्रमाण, बिना परमिट, बिना हेलमेट और वाहन संबंधी अन्य कागजातों के अतिरिक्त झारखंड राज्य से बाहर निबंधित वाहन जिनका परिचालन रांची अंतर्गत किया जा रहा है, उसकी जांच की गई। इस दौरान 3,83,480 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर 15 दिसंबर से धान की खरीदारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। जामताड़ा के उपायुक्त ने कृषि भूमि संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, योग्य लाभुकों को लाभ देने तथा गलत जानकारी देकर लाभ लेने वाले लाभुकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जिला स्तरीय 1 दिवसीय जीवनांक संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान जन्म मृत्यु निबंधन में होने वाली समस्याओं को दूर करने से जुड़ी जानकारियों के अलावा विभिन्न प्रपत्रों को भरकर आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी से सभी को अवगत कराया। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा जल जीवन मिशन में संविदा आधारित 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए अपने कार्यों को पूरी लगन और ईमानदारी से करने की नसीहत दी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप से भेंट कर ग्रामीण स्तर पर विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी संचालन के परिकल्पना को साकार करने के लिए उनकी सराहना की। इस दौरान लाइब्रेरी मैन के द्वारा अपने अनुभवों को भी साझा किया गया। रांची जोन के डीआईजी अनीश गुप्ता ने अनगढ़ा डीएसपी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने साफ सफाई, बैरक और लॉकअप का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने थानाध्यक्ष के ऑफिस में बैठकर आपराधिक रजिस्टर, स्टेशन, डायरी, केस की प्रगति रिपोर्ट की भी जांच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धियां भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूर्व सैनिक एरिक मुंडा ने जमशेदपुर से सटे देवघर पंचायत में एक 4 एकड़ जमीन पर गेंदा फूल की खेती कर इस इलाके को बड़ी बगिया में तब्दील कर दिया है। अठारह साल देश की सेवा करने के बाद पूर्व सैनिक एरिक मुंडा ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी में गेंदा फूल की खेती को चुना।
जमशेदपुर से सटे देवघर पंचायत में वे अपनी 4 एकड़ जमीन में गेंदा फूल की सफल खेती कर रहे हैं, जिसमें उनका परिवार भी उन्हें सहयोग करता है। पूर्व सैनिक एरिक मुंडा का मानना है कि इंसान को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। शायद यही उनकी कामयाबी का राज है। तो मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसमें अच्छा प्रॉफिट भी है, इसलिए हमने इसी में वहां से रिटायर होने के बाद हम इसी में खेती गृहस्थी में ही लग गए। जमशेदपुर का फूलों का बाजार कभी बंगाल पर आश्रित था, मगर एरिक मुंडा जैसे मेहनतकश लोगों की वजह से स्थितियां बदल गई हैं और अब लोकल स्तर पर बहुतायत में गेंदा फूल उपलब्ध है। ये गेंदा अभी हम विशेष करके यहाँ जमशेदपुर में ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मेरा लोकल जो कस्टमर है छोटे छोटे हैं, जो कि 20 किलो 15 किलो पर डे ले जाता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले 30 किलो ये लोग लेके गया, और एक मानगो में है और डेली हर दिन 30 किलो वो लोग उठाते हैं। तो ऐसे मेरे से 40 से 60 किलो के लगभग पर डे मेरे यहाँ से निकलता है। और जैसे त्योहार आता है, जैसे हमने दीपावली के समय में किया तो 2 क्विंटल यहाँ से मैंने निकाला था, जो सब लोकल में ही खटा है, जमशेदपुर के अंदर ही सब मैंने सप्लाई किया। मैंने बिहार रेजिमेंट का यह जाबाज कभी लोगों को कमांडो की ट्रेनिंग देता था, वो आज फूलों की खेती के माध्यम से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इतना ही नहीं, उनकी वजह से इलाके में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा इसमें तो कुछ हो नहीं हुआ, क्योंकि फूल का उतना आइडिया था नहीं, बाकी और फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स का था। तो फूल का जब स्टार्टिंग किया तो हम लोग थोड़ा लगे कि पापा ये क्या कर रहे हो, बट आगे दिन बढ़ता गया और आगे हम लोग को मिलने गया कि हाँ, इसमें कुछ न कुछ हो सकता है। एरिक मुंडा पहाड़ के तलहटी में खेती करते हैं, जो किसी स्वर्ग से कम नजर नहीं आता। यहाँ की खूबसूरती इस कदर है कि आसपास के लोगों के लिए यह जगह सेल्फी पॉइंट बन गई है। कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने भी पहुँचते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देश में कुल कोयला उत्पादन में 11.66% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में नवंबर 2021 में कुल कोयला उत्पादन 67.94 मिलियन टन हुआ था। इसकी तुलना में नवंबर 2022 में कुल उत्पादन बढ़कर 75.87 मिलियन टन हुआ है। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से नवंबर 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 12.82% वृद्धि दर्ज की, जबकि सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड तथा कंपनी के स्वामित्व वाले खान और अन्य पंजीकृत खानों में कोयला उत्पादन में क्रमशः 7.8% और 6.87% की वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पुर्तगाल और मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मोरक्को ने भारी उलटफेर में स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया। उधर पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को एकतरफा मुकाबले में 6-1 से पराजित किया। और कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिला। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मोरक्को ने स्पेन को 3-0 से हरा दिया और इसी के साथ ही मोरक्को ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मोरक्को को ये जीत मुकाबले के पेनल्टी शूट में हाथ लगी। इस रोमांचक मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट तक एक भी गोल नहीं होने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया। एक्स्ट्रा टाइम के समाप्त होने के बाद भी स्कोर 0-0 ही रहा। फिर मैच का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकला। मोरक्को के लिए पेनाल्टी शूटआउट में अब्दुल हमीद साबिरी, हाकिम और अशरफ हकीमी ने स्पेन के खिलाफ 3 गोल दागे। वहीं स्पेन के लिए पाब्ले सराबिया, कार्लोस सोलर और सर्जियो बुस्केट्स पेनाल्टी शूट को गोल में नहीं बदल सके। इस तरह ये मैच मोरक्को ने अपने नाम कर लिया। हेरिटेज वॉक है आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का। हरी भरी वादियां, शांत पहाड़ और कल कल बहती व्यास नदी के किनारे स्थित है मसरूर मंदिर। यह एक मंदिरों का समूह है। 15 शिखर मंदिरों वाली ये संरचना गुफाओं के अंदर मौजूद है, जिन्हें मसरूर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मौजूद है। इन मंदिरों में रॉक कट कला का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है।
इन मंदिरों को 8वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया गया था। मसरूर मंदिर एक अखंड चट्टान पर इंडो आर्यन शैली में नक्काशी कर बनाए गए हैं। इनकी तुलना अजंता एलोरा के मंदिरों से की जाती है। इसके निर्माण के लिए बेहद कठोर चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। मसरूर मंदिरों का मुख उत्तर पूर्व की ओर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तरफ है। स्थानीय लोग इन्हें हिमालय का पिरामिड भी कहते हैं। अपनी बेजोड़ कला और रहस्यमयी इतिहास को संजोकर रखने वाले हिमाचल के मसरूर मंदिर देश का आदर्श स्मारक भी है। मंदिर की नक्काशी और इसके आगे बना तालाब इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के अवसरों को लेकर चर्चा करने का मिलेगा मौका। आरबीआई ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी। अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद। मुख्यमंत्री ने की झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की कार्य प्रगति की अद्यतन समीक्षा। कहा, बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र किसानों को ऋण माफी योजना का दें लाभ। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना के जवानों और अवकाश प्राप्त सैनिकों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं।